एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल पूरी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। कैसे आप लोग कह देते हैं, हिस्टोरियंस कैसे नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसकी मोहब्बत में ताजमहल बना? ऐसे भी बनाया जा सकता है ना? It is also quite possible that he might have thought that this place would also be his own. अंग्रेज ऑफिसर ऐसे थे कि जिन्होंने पूरा प्लान बना लिया था ताजमहल के को पत्थर अलग अलग करके वो यूरोप ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। तो खैर ताजमहल के उस गुंबद में अंदर भी गए हैं, और मैं जब पहली बार आपसे सुना था बहुत हैरान हुआ था कि गुंबद में भी जाया जा सकता था ताजमहल। हम लोग ताजमहल जाते हैं, उसमें हमको दिखाया जाता है कि ओरिजिनल कब्र देख लीजिए। हाँ, नीचे उतर के जाते हैं। नीचे उतर। वो जब हम नीचे उतरते हैं वो सिर्फ मार्बल लेवल पे उतरते हैं। उसके नीचे तकरीबन 3-4 मंजिला और नीचे रेड सैंडस्टोन का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो क्या मुमताज महल और शाहजहां की कब्रों को बीच में लटका दिया गया? ये जो तरीका हम लोगों ने बना रखा है कि डोम को मुसलमान और शिखर को हिंदू, चेन एंड बेल मोटिव को मंदिर। प्लीज, जो ये चीजें हैं कि डोम है तो मुस्लिम है, तो अगर सरयू किनारे अयोध्या में जितने मंदिर हैं क्या सब मस्जिदें हैं? क्या वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाए गए थे? बहुत सारे लोगों का लॉजिक है कि अगर आप कभी तलाशना चाहेंगे, खोदना चाहेंगे, तो हो सकता है कि उसकी नींव पड़ी हुई मिले। देखिए, ऐसा है कि अगर जो ताजमहल की नींव है उसको अगर आप उसके बारे में स्टडीज़ भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। वो तकरीबन काफ़ी गहराई तक ताजमहल, क्योंकि आपको अंदाज़ होगा कि ताजमहल बहुत ही मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसको दरिया किनारे बसाना, उसको स्ट्रेट रखना, और ऐसा उसको स्ट्रेट बनाना कि आज 300-350-400 साल के बाद भी उसमें कहीं झुकाव नहीं हुआ है, जबकि पास में दरिया बह रही है। हाँ। नशेब का इलाका है। तो आपको आर्किटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कभी जो उसका जो मेन रास्ता जिससे टूरिस्ट जाते हैं, गेट से घुस के नौबत खाने की तरफ से चलते हुए आप जब पूरा जो गार्डन है उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे, तो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं जब आप मार्बल टूम पे चढ़ जाते हैं? हार्डली कुछ। और ज़रा सा आप कभी दरिया की तरफ से आए तो आपको अंदाज होगा कि दरिया की तरफ से जब आप आएंगे तो नीचे बहुत ही ऊंचा, जो आजकल के मेरे ख्याल में 3-4 मंजिल के बराबर होगा, उतनी बड़ी रेड सैंडस्टोन का प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर कहीं जाके वो मार्बल वाला प्लेटफॉर्म है। सच है। तो एक्चुअली जो इस बिल्डिंग को रेस किया गया उसमें इतने नीचे तक डिग किया गया है कि और कुछ मिलने का अगर रहा भी होगा, कभी मान भी लेते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। जो उस पीरियड में एक शायर गुजरा है फारसी का, उसने अपनी नज़्म में भी लिखा है, और बादशाह नामा लाहौरी का उसने भी उसका तस्करा किया है। उसके अलावा जो ASI की रिपोर्ट्स हैं, जो आगरा में जमुना किनारे बसे हुए, आपको अंदाज़ होगा कि जमुना के दोनों तरफ गार्डन्स और हवेलियाँ और कंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, जो उनकी स्टडी की गई है, तो पता ये चला है तीनों में, यानी तालिब कलीम के अकाउंट जो वर्सेस हैं, अबू तालिब कलीम जो शायर गुजरा है फारसी का, जो अब्दुल हमीद लाहौरी की पातशाहनामा है उसमें तस्करा है, और जो ASI की रिपोर्ट्स हैं। अगर आप ASI की रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे, जाके अबाकॉश की किताब देख लें, द कंप्लीट ताज, उसमें उन्होंने उस चीज़ को मेंशन कर दिया है। ये सारी बिल्डिंग्स जो नशेब के इलाके में या दरिया के किनारे या इस टाइप के इलाके में बनाई जाती थी, उसको बनाने का एक तरीका था कि नीचे उसके तकरीबन वैसे ही कंस्ट्रक्शन किया जाता था जैसे कोई ब्रिज बनाने में किया जाता है। यानी ब्रिज आप देखते हैं कि दरिया से क्रॉस कर रहा है वो, तो कैसे वो ब्रिज खड़ा रहता है और दरिया बहती रहती, नीचे उसके वेल्स डिग किए जाते थे, कुएं। अब तालिब कलीम बहुत वजाहत के साथ लिखता है कि वो हर कुछ डिस्टेंस पे कुएं काफ़ी गहरे खोदे जाते थे, और उसके अंदर सागौन की लकड़ी, यानी सागौन की वो लकड़ी होती है जिसकी खासियत ये है कि जब तक वो गीली रहेगी तो वो जिंदा रहती है, सूखने के बाद वो चरमरा जाती है और टेढ़ी हो जाती है। आपने अक्सर शायद अखबार में भी पढ़ा होगा कि जब सूखा पड़ता है, यानी आमतौर से हम लोग सोचेंगे कि पानी बहुत है,
कहीं उसमें डूब ना जाए। लेकिन नहीं, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब सूखा पड़ता है तब ये साइंटिस्ट को डर लगता है कि ताजमहल की इमारत टेढ़ी ना हो जाए। इसी को देखते हुए जो वेल्स तालिब कलीम बताता है जो खोदे जाते थे, उसके अंदर सागौन की लकड़ियां उसके अंदर डाली जाती थी, और लकड़ियों और सागौन वो वेल के बीच में पत्थर भरे जाते थे, और उसके ऊपर फिर प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। और जाहिर है कि प्लेटफॉर्म जब बनाया जाता था उस पर, क्योंकि आपको बहुत भारी बिल्डिंग को रेस करना है, तो उसके लिए उस प्लेटफॉर्म को जो उठाया जाता था वो आर्चेस के थ्रू उठाया जाता था। कभी आपने सोचा होगा कि इतना बड़ा गुंबद ताजमहल का, वो सदियों से कैसे खड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं गिर जाता? कभी आप अगर कभी कहीं आप घूमने गए हो, आप देखेंगे जो खंडर पड़े होते हैं तो उसमें छतें गिर गई होती हैं, लेकिन जहां जहां दर बने होते हैं वो दर अभी भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो आर्च, और उसे राउंड कर दीजिए तो डोम, उसमें जो वेट होता है वो दीवार पे नहीं पड़ रहा होता है, वो चारों तरफ रेडिएट कर रहा होता है। तो भारी से भारी चीज को, यानी जो ताज का जो डोम है वो ऑलमोस्ट वेटलेस है ऑन दी स्ट्रक्चर। तो यानी भार उठाने के लिए अगर आप कोई चीज वॉल्टेड या इस टाइप की बना दें तो वो ऊपर की भी चीजों का भार, मसलन फतेहपुर सीकरी में आप जाइए, जो बड़े बड़े हौज बने हुए हैं जिसमें पानी जमा किया जाता था, बिल्कुल रिज के पास, लेक उधर है और बिल्कुल बीच रिज में उन्होंने हौज बनाया, उसको भी जो उठाया है वो उठाया है आर्चेस के ऊपर, डोम्स बनाए, डोम्स के ऊपर उसको रेस्ट किया है ताकि जो वेट है पानी का वो उसको रोके रहे। तो इसी तरीके से ताजमहल में आप देखेंगे, आप ही के इंडिया टुडे में आज से 2-3 साल पहले एक मजमून छपा था जिसमें उन्होंने इलस्ट्रेशन भी उसका दिया था कि नीचे सबसे कुएं में लकड़ी और पत्थर, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे डोमिकल रूप्स, उसके ऊपर सेकंड प्लेटफॉर्म, और उस पर थर्ड मार्बल का प्लेटफॉर्म। ये तकरीबन 30 मीटर के करीब उसकी गहराई हो जाती है। इस हिसाब से तो ताजमहल की उम्र अभी और कम से कम 1-1.5-2 हज़ार साल होनी चाहिए। अगर आप उसको बाकायदा केयर कर लें तो बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट खड़ी हुई है, उस पर कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत नई है उस हिसाब से देखा जाए उस हिसाब से बहुत नई है। तो ये बनाने का तो जो तरीका था वो वेल्स के ऊपर ये प्लेटफॉर्म्स पे तो अब आप मसलन जो हम लोग ताजमहल जाते हैं उसमें हमको दिखाया जाता है कि ओरिजिनल कब्र देख लीजिए। हाँ, नीचे उतर के जाते हैं, नीचे उतर के। वो जब हम नीचे उतरते हैं वो सिर्फ मार्बल लेवल पे उतरते हैं। हाँ, उसके नीचे तकरीबन 3-4 मंजिला और नीचे है एक जो रेड सैंडस्टोन का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो क्या मुमताज महल और शाहजहां की कब्रों को बीच में लटका दिया गया था? नहीं, एक्चुअल ग्रेव्स आर और नीचे बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल है। लेकिन एक जो तरीका था ख़ास तौर से इस्लामिक रूलर्स का, या इस्लाम में मानना है कि कब्र को आप पक्का मत बनाइए, और बड़ा सा एक मकबरा भी बनाना है। यानी बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं कि आपको ताजमहल जैसी बिल्डिंग भी बनानी है और इस्लाम पे भी कब्र पक्की ना हो। तो इससे बेहतर क्या है कि नीचे आपने दफनाया, उसको कच्चा छोड़ दिया, ऊपर आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर एक दूसरा बना दिया, ऊपर आपने रेप्लिका बना दिया हुमायूं टॉम्ब की तरह। जैसे देखिए, ऐसा है कि ये पूरा सिलसिला जो हिंदुस्तान में अगर आप आके देखेंगे, मैं और जगह के बारे में नहीं बात कर रहा, हिंदुस्तान में जितने भी मकबरे हैं सबकी शुरुआत होती है सुल्तान गारी से, जो कुतुब मीनार के पास जो क्या कहलाता है आर्कियोलॉजिकल पार्क जो बना हुआ है, वहीं पे सुल्तान गारी नाम से एक मकबरा है जो सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे का है। एक्चुअली द फर्स्ट tomb constructed after the establishment of Delhi Sultanate.
उसमें भी जो रखा गया है वो ये कि कब्र जो है वो सतह पे नहीं है, वो अंडरग्राउंड चैम्बर में। और जो आखिरी मुगल टूम्ब है जो बिल्कुल आखिर में बना है सफदरजंग, उसमें भी वही है। छोटे बड़े जितने मकबरे आपको मिलेंगे सब में जो असल, यहाँ तक के जो छोटे छोटे से आपने देखे होंगे सुंदर नर्सरी में जो मकबरे बने हुए हैं, उसमें भी जो एक्चुअल ग्रेव है विच इज इनसाइड अंडरग्राउंड। बेसिकली मेरा मानना ये है, और मेरा क्या मानना है, हिस्टोरियंस का मानना है और उन हिस्टोरियंस का जो आर्किटेक्चर से डील करते हैं, कि ये फीचर एक सेफ्टी पर्पस के लिए था कि कोई उनके मरने के बाद या उनकी पावर जाने के बाद आसानी से ना खोदे, क्योंकि अकबर के जिंदगी साथ हुआ था। जब वो जिंदा रहते थे तो बड़े बड़े कुकर्म करते थे भाई, हर बादशाह करता है, आज के बादशाह भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त से वो भी डरते हैं, कल वाला भी डर रहा था। तो हिफाजत ये रखता था कि भाई कब्र ऊपर ना छोड़ी जाए कि कोई आके कुछ कर दे, आराम से तो न कर पाए, आराम से न कर पाए। बहरहाल अकबर की कब्र के साथ हुआ ही है। अब वो हड्डियां जलाई गई या नहीं जलाई गई उस पर कंट्रोवर्सी है, अटैक तो हुआ। और अब्बासियों के दौर में जो खलीफा थे वो तो हर खलीफा दूसरे खलीफा को मार के आता था, तो ये वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ था अब्बासिड आर्किटेक्चर में कि मकबरे को बिल्कुल फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर रखो और अंदर दफनाओ, ऊपर से बराबर कर दो ताकि पता ना चले, ऊपर रेप्लिका बना दो, लोग उसी को समझते रहें। तो इस हिसाब से तो अगर मैं ध्यान दूं तो चलिए ताजमहल में तो व्यवस्था थी कि कोई नीचे तक उतरता था, है ना, लेकिन वो आप कह रहे हैं वो भी नकली ही है जिन्हें आप असली कह रहे हैं। जहां तक आप पहुंच आप पाते असल तक पहुंच ही नहीं सकते, असल तक नहीं पहुंच सकते, असल तक अब वो दबा हुआ है। देखिए एक चीज़ और का ख्याल रखिए कि जो आज हम एंट्री देखते हैं, अगर हम पूछें कि मेन दरवाज़ा क्या था ताजमहल में घुसने का, तो आप और हम हमेशा जिलाव खाने वाले दरवाजे को कहेंगे, ईस्टर्न गेट और वेस्टर्न गेट जो कहलाते हैं कि ये हैं जिससे घुसते थे। ये आवाम के लिए गेट्स थे, कल भी और आज भी। अच्छा, बादशाह सलामत जब आगरा फोर्ट से आते थे तो वो इस लैंड रूट से नहीं आते थे, तो जमुना वो से जमुना आते से आते थे। हाँ, तो जमुना नदी से जब वो पहुंचेंगे तो आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा, रेड सैंडस्टोन वाला प्लेटफॉर्म। अगर आप आज भी जाके देखें तो आपको उसमें दरवाजे मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल उसमें दरवाजे हैं जो अब लकड़ी से बिल्कुल अब लकड़ी से बंद कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उसमें ताले पड़े हुए हैं। एक्चुअली जब भी शाहजहां मुमताज महल की ग्रेव को विजिट करना चाहता था या बाद में उसके खानदान वाले या कोई भी, सो द इंपीरियल रूट टू कम वाज थ्रू द रिवर, नीचे घुसेंगे और नीचे क्योंकि प्लेटफॉर्म जरूरी है ऊपर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो और आर्चेस पे उठाएंगे, उसे डोमिकल रूफ्स दे के उठाएंगे, तो नेचुरली नीचे चैम्बर बनेंगे। जो चैम्बर बनेंगे उसमें जब इनका उर्स होगा, फकीरों को खाने खिलाए जाएंगे, सामान रखे जाएंगे, तो वो फिर अलग अलग स्टोर रूम में। और आपको यकीन ना हो तो आज भी आप फतेहपुर सीकरी में चले जाइए, जामा मस्जिद के नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने तो अभी कुछ साल पहले तक देखा है कि उन नीचे वाले जो चैम्बर्स बन जाते हैं उसमें कोई दरी वाला रग बना रहा होता था, कोई दुकान वाला दुकान रखे वही 22 कमरे हैं ताजमहल के जिनके बात कर रहे हैं, 22 कमरे हैं, जिन्हें कहा जा रहा है फिल्म में भी और हर जगह की खोले नहीं जाते, दिखा दो खोल के। वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि आपको कवर करना है। अगर दो काम है, अगर आप प्लेटफॉर्म उठा रहे हैं उसको पूरा सॉलिड कर दें, तो जरा सा अंदाज लगाइए कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आप सॉलिड करने चलेंगे तो कितना मलबा, कितनी ईंटें, कितना पत्थर आपको चाहिए होगा। बेस्ट ये है कि आप वॉल्टेड रूफ्स बनाएं और अंदर जो आपको जो कमरे, चैम्बर्स जो साइड्स में या इधर उधर जो बन जाते हैं उनको अपने यूज़ करें। मसलन जब बादशाह आता था तो एक जगह वो थी कि जहाँ ऊपर वो पहुँच के दरिया से अंदर घुस के वो अपने जो कपड़े अपड़े उसे वो करने होते थे वो पहन के और फिर ऊपर नंबरदार होता था। या नजराने के लिए चीज़ें आती थी वो वहाँ रखी जाती थी।
कोई फंक्शन हो रहा है, ख़वातीन आ रही हैं, औरतें आ रही हैं, उसी रूट के थ्रू वो जा रही हैं। अब यहाँ के ऊपर मैं इसीलिए इतना डिटेल में आया, तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किसी भी वहाँ के ऊपर जो फैमिली की विज़िट का कोई तस्करा, देखिए याद रखिए कि ताजमहल एक प्राइवेट टूम है। हुमायूं का मकबरा उनका ग्रेवयार्ड, जहाँ एक आदमी नहीं है, हुमायूं 150 करीब शहजादे वहां पे सही दफन बात है, हैं। बहुत दफन है। ताजमहल इज अ प्राइवेट बिल्डिंग। तो अब यहाँ के जो विजिट्स हैं उनके बारे में कोई नहीं लिखेगा कि हम कैसे गए अपने घर में, मेरे घर में मैं किधर से किधर निकल के जाता हूँ, किधर जाता हूँ, जब तक मैं ना बताऊँ आपको नहीं मालूम होगा। आप बिल्डिंग देखते रहेंगे, लेकिन कौन सा कॉरिडोर किस लिए इस्तेमाल होता है वो आपको नहीं खबर होगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो ख़वातीन वहाँ के ऊपर मुमताज़ महल की कब्र की ज़ियारत के लिए या किसी ओकेजन पे जाती थी, तो वो भी मंजर आम पे ऊपर पब्लिक पे नहीं आती होंगी, कहीं अंदर अंदर से इनका रास्ता होगा कि जो हो सकता है कि उस पीरियड में कोई दरवाज़ा या कोई ऐसा रहा हो जो ओरिजिनल ग्रेव तक जाता रहा हो, बाद में बंद कर दिया गया हो। ये कयास है मेरा। फिलहाल आज की जो कंडीशन है उसमें एक्चुअल ग्रेव तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, मंतक, लॉजिक ये बताती है कि जो एक्चुअल ग्रेव है वो मार्बल प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं है। जो एक्चुअल ग्रेव जो दफनाया जाता है वो मिट्टी में दफनाया जाता है, और मिट्टी जो है वो जो रेड सैंडस्टोन का जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे, उससे भी नीचे। जी। तो अब वहाँ पहुँच पाते थे या नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन ये जो 12 कमरे, अब मुझे नहीं मालूम कि 12 ही हैं कि ज़्यादा हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर साइड में ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप उसकी ज़मीन देखेंगे तो यूं है, आप जब बाग की तरफ से आएंगे तो 2 स्टेप्स चढ़ेंगे और आप पहुंच जाएंगे, नीचे से आएंगे तो पूरा इतना बहुत ऊंचा। लेकिन मुझे आपकी इस बात से, मैं टोकर पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मुमताज अपनी मौत के कई साल बाद दफन हुई थी, है ना? उनकी मौत तो बुरहानपुर में हुई थी जी, तो लाकर उन्हें यहाँ दफन किया गया होगा, वो बात ठीक है। शाहजहां और भी कई साल बाद उनकी मौत हुई, तो शाहजहां को जब दफन किया गया होगा, इट मींस मुमताज को मिट्टी में अगर दफन किया गया है और ऊपर चीजें बन गई, तो भी कोई रास्ता, कोई जरिया रहा होगा कि शाहजहां को लाकर मिट्टी में दफन किया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई कैविटी या कोई ना कोई रास्ता कभी किसी जमाने में जरूर रहा होगा। लेकिन आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, लॉजिक का बाज़ दफ़ा इस्तेमाल हर चीज़ लिखित में नहीं मिलती। अगर हर चीज़ लिखी हुई मिल जाए तो फिर क्या कहना, क्या ही बहस, क्या ही बात। हिस्ट्री में देखिए हमको काफ़ी बार हमें लॉजिकली उसको आर्ग्यू करना पड़ता है ना, लॉजिकली। तो अब आप देख रहे हैं कि शाहजहां किस दौर में मरे हैं, किन हालात में मरे हैं। हाँ, हालात तो उनके और उनके क्या रिलेशंस हैं औरंगज़ेब के। तो जाहिर है कि उस पीरियड में भी कोशिश ये की गई होगी कि एक बार, और दूसरी चीज़ ये कि औरंगज़ेब ने बिल्कुल नहीं चाहा होगा कि उनके बाप की जो कब्र है वो कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे लोग आके बार बार फूल चढ़ाएं, याद रखें कि मैंने यूसर्फ किया है। जैसे दारा शिको, पता ही नहीं कि कौन सी कब्र है इसके बीच में। अब एक साहब कहते हैं कि फला कब्र है, तो वो तो कोई नहीं कह सकता, ये तो दावा पे दावा, कुछ भी कर लीजिए, मैं कहूँ ये है कि वो है। लेकिन फैक्ट ये है कि जैसे दारा की कब्र छुपाई गई होगी, औरंगजेब ने ही छुपाई थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के ऊपर भी शाहजहां की कब्र तक पहुंचने का इंतजाम तो नहीं किया होगा जिस अंदाज में वो पावर में आए थे। 10 साल तक परेशान रहे थे, 10 साल तक जो राजपूतों को फेवर पे फेवर किए जा रहे थे वो इसी चक्कर में किए जा रहे थे कि कहीं ये सब पलट के मेरे ऊपर ना जाए, मेरे बाप की तरफ ना चले जाएं, है ना। तो जो माहौल था पॉलिटिकल, याद रखिए कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आल्सो गाइड्स व्हाट्स हैपनिंग इन हिस्ट्री। तो इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि जो आज असल कब्र तक इन लोगों की नहीं पहुंच सकते, सही, तो ये एक प्रोविजन किया गया होगा कि वहां ना पहुंचा कोई भी ना सके, कोई ना। अच्छा, हम ये बात कह रहे थे, फिर मैं 5-7 सवालों पे और आऊँगा और मैं चाहूँगा कि अब चूंकि लंबा हो रहा है तो थोड़ा संक्षेप में जवाब, लेकिन मुझे पता है संक्षेप में जवाब देना इन बातों का बड़ा मुश्किल है। यही तो दिक्कत है कि संक्षेप में चाहते हैं सब लोग जवाब। जो हम बात कर रहे थे कि देखिए कागज़ों में सब है तो फिर तो ठीक ही है, रिकॉर्ड में सब चीज़ें रहे, सब तो नहीं है।
पर एक जो हिस्ट्री में कहा जाता है कि भाई गवाह देखिए, किसने तब बनते देखा, उसने कुछ बातें सुनी हो, अगर वो महल में रहा हो तो वहाँ तो उसकी डायरेक्ट बात हुई हो। तो हम बात कर रहे थे टेवर्नियर, बर्नियर, इन सब लोगों की। आपने ताजमहल के बारे में पढ़ने समझने के दौरान ये पाया क्या कि कौन कौन लोग उस दौर में यहाँ आए, वो क्या ताजमहल के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, और कितना एक्सेस था उनके पास जाने का? इस बीच में ये भी बता दूं कि आप तो खैर ताजमहल के उस गुंबद में अंदर भी गए हैं, और मैं जब पहली बार आपसे सुना था बहुत हैरान हुआ था कि गुंबद में भी जाया जा सकता था ताजमहल। जी हाँ, देखिए गुंबद तो जो ताजमहल का गुंबद है वो डबल डोम कहलाता है। जो नीचे का गुंबद होता है वो ऑलमोस्ट चौड़ाई ज़्यादा, जैसे तवा उस टाइप का होता है, मोटा उल्टा तवा जैसे होता है। और आज भी अब तो फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं कि जिस पे आप देख सकते हैं कि दरवाजे उस पे खुलते हैं, जिसके ज़रिए से अंदर जाया जा सकता है आपको। और जो डाउट करने वाले हैं उन्होंने तो औरंगज़ेब के उन लेटर्स को भी कहा है कि जब ये बताया जाता है कि शायद लीकेज हो गई थी, तो लीकेज को भी तो ये तो हिस्ट्री पे दर्ज है कि उस लीकेज को बंद करने के लिए उस डोम के अंदर जाके उसको बंद तो किया। एक्चुअली मैं बताता चलूँ कि अंदर जो लेप है उसका वो मिट्टी का, ताकि ठंडा भी रहे। अच्छा, तो वो उस टाइप का है, उस पर आप चल सकते हैं। ऊपर का जो शेल है वो ऊंचा और बल्बस टाइप का है, तो बीच में कैविटी है। अच्छा, और दरवाजे से जब आप घुसेंगे तो एक इस टाइप से बना हुआ है, हाँ हाँ, जिस पे आप चल भी सकते हैं। उल्टे तवे पर। उल्टे तवे पे आप अच्छा, पहुंच सकते हैं। जाहिर है कि थोड़ा सा और बहुत बड़ा है वो। हाँ, आपने कभी आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा जब आप कभी आपको मौका मिले, आप जब सेंट्रल चैम्बर में ताजमहल के जाएं, वहाँ से ज़रा सर उठा के ऊपर देखिएगा, तो आपको एक मुनासिब जो उस पूरे मकबरे की जो बीच का जो कमरा है उसकी मुनासबत से रूफ आपको नज़र आएगी। इस अगर स्टूडियो से वो भी ना बड़ा है होता, वो। हाँ अगर हाँ, वो ना तो होता, सिर्फ ऊपर वाली की आप ज़रा हाइट देख लें, तो अगर नीचे से खड़े होकर आदमी देखता तो लगता कि कुएं में खड़ा हुआ है। हाँ, वो नहीं आपको नजर आएगा, आपको बिल्कुल वेल प्रोपोर्शन नजर आएगा, क्योंकि आप सिर्फ अंदर वाली लेयर देख रहे हैं। उसके बाद ऊपर से एक दूसरी लेयर दी गई है जो उठी हुई लेयर है, हाँ, जिसे हम बल्बस बाहर से देख रहे हैं। बाहर से हम देखते हैं, जो उस मुनासबत से है कि जिस मुनासबत से बाहर का स्ट्रक्चर जितना बड़ा है उस तनासुब से उसको बनाया गया है ना। तो ये डबल डोम इसीलिए बनाया जाता था। और तुगलक पीरियड में खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा पहला था जिसमें ऑक्टोगोनल शेप दिया गया था, और ये इस टाइप पे डबल डोम का वो दिया गया था। बाकी हुमायूं के मकबरे में भी आपको डबल डोम मिलेगा, लेकिन सबसे परफेक्ट आपको ताजमहल में मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ और पूछा था। टेवर्नियर, बर्नियर और बाकी देखिए लोग जो ऐसा है कि उस पीरियड में कई लोग हैं जो जिस वक्त ये बन रहा था 10-15 साल तक इसकी 22 साल कहते हैं। 22 साल, हाँ 15 साल ऐसे ही कुछ है जब ये बनता रहा है। जाहिर है कि उस 22 साल में वो साल भी शामिल होंगे जब मुमताज़ाबाद बस रहा था, चारों तरफ का इलाका बसाया जा रहा था, जिसमें मार्केट्स हैं, मार्केट्स में मस्जिदें हैं, उनके घर हैं। तो इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स। मकबरा इटसेल्फ वाज कंप्लीटेड मच अर्लियर, हाँ, है ना। पहले वो बना। उसमें जैसे आपने पॉइंट आउट किया था कि पहले उसकी संग बुनियाद रख दी गई, बनाना शुरू कर दिया गया, फिर कहीं जाके बुरहानपुर से मैयत को लाया गया, और अभी भी वो जगह मौजूद है गार्डन्स में जहाँ पहले बॉडी को रखा गया कुछ दिन, और उसके बाद फिर शिफ्ट किया गया। तो जाहिर है इट टुक टाइम टू बिल्ड द मॉन्यूमेंट। इस पूरे टाइम में जाहिर है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी लोगों ने उसे बनते देखा होगा, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि वो एक इम्पीरियल टूम है। क्या आपको जितना रिकॉर्डेड हुमायूं का मकबरा है उसमें किसी ने आपको विटनेस करके बताया कि कैसे बना था ये? हमने देखा बनते हुए? ये सब देखिए प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उस वक़्त। आपने ये देखा कि जो नई पार्लियामेंट मुझे बना पता था,
कि ये सबसे अच्छा उदाहरण यही है। पार्लियामेंट बिल्डिंग बनती बनी, देखी क्या? इतने बड़े बड़े उस पे वो लगा दिए गए थे कि पीछे क्या बन रहा है। नहीं जब पता वो था। पूरी मुकम्मल हो गई तो हटाए गए तो देखा। यहाँ तो लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आज भी अगर आप उस सड़क से और आए ताजमहल तक, तो जब आप पहले दरवाजे से घुस जाते हैं तब आपको उसके डोम की ऊपर की फुनगी नजर आती है, बिल्कुल। बिल्डिंग नहीं नजर आती। जब तक के अंदरूनी वाले गेट से आप अंदर नहीं घुस जाते तब तक आपको ताजमहल तब ताजमहल नहीं नजर नहीं आएगा। दिखता। तो जो लोग आते भी थे दे वर सेक्लूडेड फ्रॉम दैट। ये वो एक्टिविटी बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको डिस्क्राइब कोई नहीं करता क्योंकि वहां बन तक क्या रहा रसाई नहीं थी। और हाँ, अगर आप रिवर से आएंगे जो इंपीरियल रूट है, it is only from there that the entire structure is available, is visible. From the fort it is visible. किले से। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि शहर वासियों ने देखा कि नहीं देखा, कैसे देख लेंगे? आज भी नहीं देख सकते। जितने लोग मुमताज़ाबाद उसी के शहर में रह रहे हैं, बता दीजिए कितने लोग देख पाते हैं? हाँ, अगर आप उसी मुमताज़ाबाद में मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, मेरी बेटी वहाँ रह रही थी जो 6ठे 7वें मंजिले पे, तो अपनी विंडो से हमको नजर आता था, है ना। लेकिन जब आप मज़ार पे चल रहे होते हैं तो ताजमहल वहाँ से कहीं से नहीं दिखता, कोने खुतरे से उसके वो अपर पोर्शंस नजर आते हैं। तो टैवर्नियर है, इसके अलावा एक आध और है, मैं नाम भूल रहा हूँ। कई लोगों ने तस्करा किया है कि इट इज बीइंग बिल्ट। बर्नियर का तो मैं दे चुका, हाँ, लेकिन कोई डिटेल इसलिए नहीं देता क्योंकि इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू एनीवन। नहीं, टैवर्नियर के बारे में तो पढ़ रहा था क्योंकि एक बहुत आम यात्री की तरह गया था, तो उसको ज्यादातर वही बातें मालूम है उस वक्त जो लोगों में चल रही हैं, जो लोगों में चल। हाँ, वो लोगों के बीच में है, कंस्ट्रक्शन बड़ा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। टैवर्नियर हुए या मानुची हुए, एक और साहब गुजरे हैं मानुची। मानुची तो वैगाबॉन्ड थे जो तो एक पानी के जहाज में सो गए थे, जब उठे तो मालूम हुआ जहाज जो था वो समंदर के बीच में था। 2 चीज़ें थी, या मार दिए जाए, उनको फेंक दिया जाए समंदर में, या हिंदुस्तान ले आए। आ गए हिंदुस्तान, जो हमारी आपकी आदत होती है, हम गोरी चमड़ी देखी तो सोचा सम्मान शुरू, ज़रूर डॉक्टर होंगे। सो उनको नोबल्स ने अपने घर में बीवियों को इलाज कराने के लिए बुलाना शुरू किया। पूरा अकाउंट है बेचारे का। बिल्कुल है। और वो अल्टीमेटली करते 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 सीख गए। लाहौर में उन्होंने एक अपना मतब भी खोल लिया बाजार में, जहाँ अपना एक जहाँ से वो इलाज करने लगे। और लिखते हैं कि कैसे वो सीखते चले गए। तो वो भी बेचारे बाजार में रह के बाजार की बातें जानते थे, उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। टैवर्नियर भी आए, मर्चेंट थे, बाजार में घूमे। तो इस मेरा ये जिक्र करने का बर्नियर एक है, उद्देश्य यही है, सिर्फ एक बर्नियर। एग्जैक्टली, कि इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैं जो उस वक्त हिंदुस्तान आए हैं, जिन 5-6 लोगों के बारे में पढ़ते हैं वो तो किताब में है, लेकिन आए बहुत सारे लोग हैं, पर जितने भी आए उनकी हर कही गई बात भी तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत आम लोग भी थे उनमें जो किसी काम के सिलसिले में चले आए, कुछ सुना, लिख दिया। भाई तो लोग कहते हैं कि देखिए उसमें तो ये लिखा है, भाई जितना पता है लिख दिया है। जाहिर है। दूसरी चीज ये याद रखिए कि जब बाज दफा हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं तो जो नए तजर्बे होते हैं तो हमें अजीब से लगते हैं, है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें इन लोगों ने रिकॉर्ड की हैं जो बगैर समझे हुए, हाँ, है ना। जो रहे, जैसे बर्नियर रहे, उन्होंने उन चीज को बड़े मोतबर अंदाज में लिखा। डायरेक्ट एक्सेस भी था, जो बना रहे थे उनके साथ। तो हर एक के आए हुए पे ये मत कहिए कि वो आगरा आए थे उन्होंने कह दिया। सही। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में गुंबद का जिक्र काफी है और गुंबद के ऊपर कलश है, ये कहा जा रहा है, जो मंदिरों जैसा है। इसकी क्या कहानी है? क्योंकि आमतौर पर जब हम पिक्चर देखते हैं ताजमहल की, उसे जूम करके देखें तो वाकई गुंबद के ऊपर जो लगा है वो ऐसा लगता है कि ये कलश जैसी कोई एक शेप है। देखिए, बिल्कुल ये कहना कि कलश और मंदिर और मस्जिद तीनों का रिलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में जब मस्जिद बननी शुरू हुई, गुंबद बनने शुरू हुए, तो उस पर एक एडिशन किया गया और वो था मंदिर से निकाल के कलश का, जिसमें हिंदुस्तान के, क्योंकि ऊपर जो पिनिकल बनाया जाता है वो ऐसा नहीं कि ईरान में नहीं था, ईरान में भी था,
लेकिन जब वही चीज़ यहाँ बनाई गई तो जो जैसे मैंने कहा कि बनाने वाले तो यहीं के हिंदू मेसन्स थे, जो तरीका वो जानते थे कलश बनाने का मंदिर के ऊपर, उसी अंदाज में पिनेकल उन्होंने डोम पे बनाना शुरू किया, है ना। बाबर ने जब अपनी पहली मस्जिद बनवाई पानीपत के मैदान में, काबुली बाग मस्जिद, उनका जैसे मैंने कहा कि उनका जो आर्किटेक्ट था वो मीरा गियास थे, जो सेंट्रल एशिया से उनके साथ आए थे। उनको यहाँ का ट्रेडिशन नहीं मालूम था, तो उन्होंने जो बनवाया वो उसके ऊपर पिनेकल जो लगवाया वो कलश नहीं है, रोशनदान, जिसमें से हवा पानी आता जाता रहे, जो सेंट्रल एशिया के बहुत से मॉन्यूमेंट्स पे जो करते था, है ना। उसके बाद फिर आप सरहिंद में अगर जाएं तो वहाँ पे एक मकबरा बना हुआ है, जो उस्ताद का मकबरा कहलाता है। 2 मकबरे हैं वहाँ पे सरहिंद में, जो बड़े बड़े हैं, खेतों में बने हुए हैं इस वक्त, उस्ताद का शागिर्द का। तो जाहिर है उस्ताद पहले हैं, बाद में शागिर्द का बना है। तो उस्ताद का जो कहलाता है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक और एडिशन किया गया है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वर्टेड लोटस का, है ना। आप आज भी दिल्ली में कहीं पे भी आप चले जाएंगे, जो मस्जिदें होती हैं उस पर जो डोम बनता है उस पर एक मोटिफ, जो लोटस फ्लावर मोटिफ होता है, जो बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदुस्तान भर की जितनी मस्जिदें हैं वो सब टेम्पल्स थीं, लेकिन गैर इस्लामी भी तो है। नहीं, कोई गैर इस्लामी नहीं है। अच्छा। इस्लाम में सिर्फ आइडल बनाना मना है। अच्छा, बुत मना है, बुत मना है किसी व्यक्ति के ऐसे यानी उसको जहाँ के ऊपर फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल और कैलीग्राफिक, इसीलिए अरेबेस्क्यू कहलाता है वो, यानी अरब्स, मुस्लिम्स, जहाँ बेल बूटे, पत्ती, फूल। आज लोटस जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी की निशानी है बेसिकली, तो वो एक फ्लावर है, नथिंग एल्स, है ना। जैसे स्वास्तिका एक ज़माने में हिटलर से जुड़ गया था, अब कहीं और जुड़ रहा है ना। इट इज़ नथिंग बट जितने भी सिविलाइजेशंस है हर एक में मिल जाएगा। जो ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक है, गुंबद के ऊपर है, गुंबद वो पे कलश है, त्रिशूल है। तो वो जो डिजाइन था जिसको आप कलश कहते हैं, कलश है, त्रिशूल है कि नहीं, अब आप इस पे बहस कर लीजिए। त्रिशूल क्या होता है? जिसपे त्रिशंकु बना हो। जी। ताज पे या हुमायूं के मकबरे पे जो बना हुआ है वो सिर्फ ये जो जाने में स्पीयर का एक फॉर्म होता था वो है, और उसके चारों तरफ एक मून का क्रिसेंट, तो एक जैसे लगता है ना। अब दूर से आपको देखने में आप उसे जो चाहे त्रिशूल का वो बाजा का तो चांद और तारा है, वो चांद और बीच पे स्पीयर, जो जिसको इनफैक्ट अगर मालूम नहीं आपको खबर है कि नहीं, कि जुमे का खुतबा भी मौलाना बगैर असा लिए हुए, आज असा लेते हैं क्योंकि हम अलाउड नहीं है, वेपन्स लेके देना होता था। तो नेजा या वो स्पीयर हेड वॉज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी जो ऊपर बनाते थे, और उसके बीच में एक उन्होंने क्रिसेंट मून जो इस्लामिक है। सही है। अब देखने वाले ने उसे क्योंकि 3 था तो उसको ये कह दिया कि ये तो त्रिशूल बना हुआ है। नहीं, वैसे इसमें लॉजिक ये भी कहते हैं कि भाई अगर सबूत ही मिटाना था तो यही क्यों छोड़ना था, कोई यही क्यों छोड़ देता कि आप बाद में बात बनाते। पर देखिए हो ये रहा है कि आर्किटेक्चर के जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, ये मजहब से बहुत अलग चीज होते हैं, है ना। जैसे आज आप से बात करेंगे, आप चेन एंड बेल मोटिफ जो कार्व होती थी, जैसे मैं कहूँगा चेन एंड बेल मोटिफ, आप कहेंगे मंदिर। 1000 आपको जगह दिखा दूंगा जो मंदिर के अलावा है। गुजरात में, अहमदाबाद में, और जो शहर है वहाँ, सूरत में, खंबायत में, जितनी बंगाल सल्तनत की मस्जिदें हैं सब में आपको वो पैटर्न नजर आएगा। एक पैटर्न है वो जो वहाँ के आर्किटेक्ट्स बनाते थे और उसको
जो नए रूलर्स थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। वहाँ से चल के अकबर के पीरियड में वो पैलेस आर्किटेक्चर में आ गया। इनको प्लीज़, जो ये चीज़ें हैं कि डोम है तो मुस्लिम है, तो अगर सरयू किनारे अयोध्या में जितने मंदिर हैं क्या सब मस्जिदें हैं? आप देखेंगे आधे में डोम है। ये जो तरीका हम लोगों ने बना रखा है कि डोम को मुसलमान और शिखर को हिंदू, चेन एंड बेल मोटिव को मंदिर, ये इससे अवॉइड करना चाहिए। आर्किटेक्चर का कोई मजहब नहीं होता है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। मसलन आपको फतेहपुर सीकरी का जो पैलेस है उसके अंदर एक जगह के ऊपर आपको एक स्कल्पचर नजर आएगा जिसमें राम जी हैं और हनुमान जी बने हुए हैं। तो क्या अकबर हिंदू थे? नहीं। जो कलाकृतियां उनके दौर में, उनके हुकूमत में, एम्पायर में, राजपूत स्थापत्य शैली का भी उसमें सारी जितनी भी हैं सब मिला जुला के, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। एक्चुअली जो कस्प आर्चेस जो शाहजहां के पीरियड की हैं वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से निकाली गई हैं। जो बैलेस्टर कॉलम्स हैं जो आपको ताजमहल में या आगरा फोर्ट में और दिल्ली फोर्ट में शाहजहां की बिल्डिंग से मिलेंगे, दे आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग हो, जो आप जो पिलर बेसिस देखेंगे उस पे एक स्तूपा मोटिव बना हुआ है, वो भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से निकला हुआ है। तो एक्चुअली मेरा कहना यह है कि अगर आप ताजमहल का आर्किटेक्चर देखेंगे उसमें बहुत सी ऐसे फीचर्स हैं जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से बोरो किए मैं बता रहा था कि जैसे जबकि अकबर के पीरियड में या मुगल पीरियड में बुद्धिस्ट का नामो निशान यहाँ नहीं था। लेकिन ये सारी वो चीजें हैं कि जो आज भी जो आप नापते हैं या आप कुछ अपने टेलर को देंगे, वो कहेंगे कितने उंगल। ये उंगल जो है ये शास्त्रिक एक तरीका था बहुत पुराना, जिसमें नपाई के लिए उंगली का इस्तेमाल होता था, उंगल कहलाता है। आपने वो पुराने टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, ये बोरोइंग है जो वन आफ्टर द अदर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ये आती है एक किसी भी सोसाइटी में, कल्चर में। मैं वही कह रहा था कि एएसआई का ये डॉक्यूमेंट है, ये रिपोर्ट कनिंघम ने 1845 में कंपाइल किया, आपने देखी होगी। इसके मुताबिक ताजमहल में जो ब्लॉक पिलर्स हैं वो जैन मंदिर स्टाइल में बने। जी हाँ, बिल्कुल है। तो फिर कई लोगों ने उस पर भी सवाल किया कि क्या कोई जैन मंदिर रहा होगा? नहीं, अब तो ये तो बड़ी बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं उसके ऊपर लोटस मोटिफ लगा हुआ है। आप सबको जाके और मंदिर डिक्लेयर कर दीजिए। आप बेसिकली कह रहे हैं कि भाई ये कल्चर से आता है, ये कल्चर और कल्चरल आर्किटेक्चर जो है वो भी, हाँ, चाहे हमारे आपके जिंदगी के कोई भी तरीका हो, ये एक दूसरे के आदान प्रदान से ही चल पाता है। तो मंदिर बनाने वालों ने कुछ चाहे वो आर्किटेक्चर पहले कहीं भी इस्तेमाल किया हो, हाँ, वो अल्टीमेटली परकोलेट करके, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अयोध्या के अंदर आधी मंदिर उस टाइप की हैं कि जो देखने से मस्जिद मालूम देती है। हाँ, शैली एकदम अलग है। तो क्या वो मंदिर तोड़ के, वो मस्जिद तोड़ के मंदिर बनवाए गए थे? क्या वहाँ मस्जिदें थीं जो बाद में वहाँ रामलला या दूसरी मूर्तियां बिठा दी गई? नहीं, ये एक तहजीब का असर होता है। अवध कल्चर में जिस टाइप की बिल्डिंग्स बनती थी वो हिंदुओं के यहाँ भी मिलेंगी, मुसलमानों के यहाँ भी मिलेंगी। आज आप जयपुर सिटी पैलेस पे चले जाइए, जो जिस टाइप का उसका आर्किटेक्चर है, आप आंख बंद करके वहाँ छोड़ दिए जाएं तो आपको अंदाज नहीं लगेगा कि आप फतेहपुर सीकरी में खड़े हुए हैं कि आमेर पैलेस पे खड़े हुए हैं। इनका कोई मजहब नहीं होता है। ये आप आज 20वीं 21वीं सदी में इन आर्किटेक्चरल फीचर्स को मजहब हमने देना शुरू कर दिया है। इट हैज गॉट नथिंग, दीज आर ऑल कल्चरल एस्पेक्ट। सही। एक चीज़ और मैं देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें कहा गया था कि सबसे पहले जो हुमायूं का मकबरा बना, उससे ये प्रेरणा मिली कि ताजमहल बनाया जाए, क्योंकि वो लगभग वैसे ही प्लेटफॉर्म पर है, वो भी यमुना के किनारे है। क्या ये ठीक है? और दूसरी बात, आप खुद कहते हैं कि ताजमहल एक कॉम्प्लेक्स है, ताज कॉम्प्लेक्स है, ताजमहल जो है वो तो उसका एक हिस्सा भर है। तो जो यमुना के इस तरफ एक और ताजमहल की बात कही जाती है,
वो भी कभी उस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था क्या? वहाँ कुछ बनाने की कोशिश जी हाँ, करी? देखिए अगर अब तो पहले तो वो काला ताज और क्या क्या करके हाँ, बोलते थे। मिथ्स चलती थी। अब तो जब से वहाँ के ऊपर वो महताब बाग के नाम से गार्डन, चंद्रोद्यान ये नोक ने कहा हाँ, शायद। तो अगर आप उसको एरियल व्यू लें तो जितना बड़ा गार्डन इधर है, हाँ हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल ताजमहल बीच में आ जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली आप चाहे एतमातुद्दौला चले जाएं, हुमायूं का मकबरा चले जाएं, लाहौर में जहांगीर का अपना जो मकबरा है उसमें चले जाएं, सिकंदरा में जो अकबर का है उस पर चले जाएं, हर जगह आपको मकबरा जो है मुगल गार्डन के बीच में मिलेगा। सिर्फ एक जगह वो है ताज, जहाँ पे देखने में लगता है कि एक तरफ गार्डन है और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ ताजमहल। वहाँ ताज है। लेकिन अब महताब बाग के निकलने के बाद ये समझ में आया कि उस दरिया को भी, क्योंकि उनको बहिश्त दिखानी थी, हाँ एक फ्लोइंग रिवर को जन्नत तो से जन्नत में बुझाना बहती है। था, तो वो जो उन्होंने किया है, वो जिधर से आप दाखिल होइएगा उधर से एक बड़ा सा गार्डन, मकबरा, और उधर रिवर बहती हुई जन्नत की, और उसके बाद फिर एक उतना ही बड़ा। तो एक्चुअली वही प्लान जो दूसरे गार्डन्स टूम्स का था, वही मेंटेन किया गया ताजमहल में भी। कोई न कोई काला ताज था न कुछ था, दैट वाज आल्सो एन एक्सटेंशन। जैसे मैंने कहा, एक पूरा कॉम्प्लेक्स था ये, जो आज अभी चंद साल पहले खोद के महताब बाग के नाम से निकाला गया है। और एक चीज़ और याद रखिए कि ये पूरे जो गार्डन्स हैं, बेसिकली ये अकबर वो बाबर के पीरियड में शुरू हुए थे, और लेकिन महताब बाग जब निकला तो पता चला कि हाँ, ओरिजिनल गार्डन तो यहाँ था कोई ना कोई, लेकिन इसको भी शाहजहां ने रिनोवेट करवा के उसी अंदाज में बनवाया है जैसे कि इधर का गार्डन बनवाया था। तो इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ताज कॉम्प्लेक्स। आप इसकी फोटो भी आप देखना चाहें तो एबाकॉश की किताब में आपको तो इलस्ट्रेशन सर भी इसका झरने भी मिल बहते जाएगा। थे, उसकी भी कोई इंजीनियरिंग थी वहाँ पर? झरने भी जाहिर है कि मौजूद थे, जो आबशार कहलाते थे, माही पुष्ट आबशार, जिसपे पत्थर को स्केल्स पे काटा जाता था, और वो आपको दिल्ली के फोर्ट पे भी मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अब वो फव्वारे चल नहीं रहे हैं, चारों तरफ मिल जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जब मैं बाबर का गार्डन ढूंढ रहा था, जो बाग फत के नाम से बना था, जिस पे बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसा दिया था, तो उस गार्डन में भी आपको ये माही पुष्ट आबशार, यानी ऊंचाई से जब नीचे ले जाते थे तो इस टाइप से एक स्लैब लगाते थे जिस पे फिश स्केल्स का डिज़ाइन होता था। उस पे जब पानी बहेगा तो वो झरने की तरह अच्छा लगता था। वो एक स्पार्कल करता हुआ, जब रोशनी में रात में उसके नीचे दिए जला दिए जाते थे तो वो रात में भी वो स्पार्कलिंग उसकी मौजूद रहती थी। तो ये ताज में भी है, ये हर जगह है। आपको जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर है उसमें सिमेट्री और ब्यूटी दो का ख्याल रखा गया है, जो हर जगह आपको ताज में भी मिलेगा, दूसरी तो बिल्डिंग दूसरे ताज जैसा कोई नहीं, ये सब ख्याल तो नहीं था? ये सब तो एक वहाँ के टूरिस्ट गाइड्स की बनाई हुई स्टोरीज थी, जो अब ख़त्म हो गई जब एक्सकैवेशंस होने के बाद। नहीं, क्योंकि लॉजिक भी यही लगता है कि अगर कोई बादशाह जमुना में आए और ताजमहल में जाए तो वो ऐसा क्यों करेगा, एकदम कोने में ताज बनाएगा? भाई उसके पास जमीन है, वो इधर भी बनाएगा उधर भी बनाएगा, बीच में आएगा, खूबसूरत भी लगेगा। इसीलिए आप देखा कि सिर्फ साइड्स में भी हाँ जो हवेलियां हैं, जो बड़े बड़े उस पीरियड के जो नोबल्स हैं, उनकी हवेलियां और बागात हैं। यानी अगर उस पीरियड का आप नक्शा देखेंगे तो जो आज लगता है कि सिर्फ एक सिलेंड्रिकल यूं खड़ा हुआ है, वैसा नहीं था। है वो ये पूरा एरिया जो है वो ठहरते थे जी, लोग। जी, लोग ठहरते समझ में थे आता है इसमें। कि वहाँ लोग ठहरते होंगे, रहने का बड़ा अच्छा इंतजाम है। जी। और बड़ी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, तो फिर उस पे सिपाही भी बहुत लगते होंगे, वो भी नहीं इवन रहते इन होंगे। मुमताज़ाबाद का जो मार्केट था, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन आगरा, जो बाद तक चला है। आपको ये भी बताएं कि जब ताज बनाया गया था तो उसको मेंटेन करने के लिए जाहिर है पैसा खर्चा होता है। एक चीज़ होती है कि उसके तो इल्ज़ाम है शाहजहाँ पर के कि रियाया काल में मर रही थी और और ताजमहल बना शीरीन रहा था। मूसवी, प्रोफेसर शीरीन मूसवी का एक आर्टिकल है जिसपे वो बताती हैं कि एक्चुअली ये इल्ज़ाम है उस पर, क्योंकि जो उस पीरियड की रेवेन्यूज़ थी उसका सिर्फ 10% तमाम जो शाहजहाँ के बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं सबको मिला लिया जाए,
यानी पूरा शहर शाहजहानाबाद, आगरा फोर्ट के अंदर कंस्ट्रक्शंस, ताजमहल वगैरह वगैरह सबको जोड़ लिया जाए तो जो इनकम थी शाहजहां की, उसका फ़कत 10% इसमें इस्तेमाल किया गया था आर्किटेक्चरल एक्टिविटी में। प्रॉब्लम यह है कि आज हम फ़किट्टे होके उस पीरियड को देख रहे हैं कि जो एक गोल्डन एज था। जो उस पीरियड के जो आमदनी है उसका कुछ परसेंट था जो इन सब कंस्ट्रक्शंस पे लग रहा है। मैं तो बाबरनामा में पढ़ रहा था, बाबर जब काबुल की इकोनॉमी बताता है कि इतना टैक्स कलेक्ट होता है, उसके मुकाबले जब वो आगरा का जोड़ता है काबुल में बैठे बैठे, तो वो कोई 16-17 गुना ज़्यादा है। और तब यही बात कहता है कि कहाँ वो बस इसलिए नहीं जाता क्योंकि मौसम, लोग, भाषा सब अलग है। मौसम से इनको बाबर को बहुत शिकायत थी, लेकिन आते ही उन्होंने जो एक काम किया था बाबरनामा में, उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ के ऊपर एक फ्लोइंग रिवर नहीं मिलती, पानी उस टाइप से नहीं, फ्लोइंग वाटर नहीं मिलता। दूसरे ये कि ऊबर खाबर ज़मीन पड़ी रहती है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मुग़ल गार्डन को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करना, स्टेप गार्डन को जो चार बाग कहलाता है। और पूरे इसीलिए एबा कॉश ने जो आगरा पे स्टडी की है वो कहती हैं कि इट्स अ गार्डन सिटी, रिवर फ्रंट गार्डन, जो पूरा दरिया का पूरा आपने जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप भी हिंदुस्तान के बाहर गए होंगे। अब आप चाहे जमुना किनारे दिल्ली में चले जाएं या आगरा में चले जाएं, तो सबसे बुरा इलाका शहर का कौन सा होता है? जो दरिया किनारे होता है, महकें, बदबू, सबसे गलाजत पड़ी हुई, कूड़ा बहता हुआ। और वही आप साउथ कोरिया से लेके और लंदन और पेरिस तक चले जाएं, तो सबसे खूबसूरत इलाका जो शहर का होता है वो रिवर फ्रंट होता है। मुग़लों के पीरियड में चाहे आगरा रहा हो चाहे दिल्ली रहा हो, जो शहरों के जो फ्रंट हुआ करते थे सबसे खूबसूरत जो हुआ करते थे रिवर फ्रंट, वो वही होते थे। और आगरा में ख़ास तौर से इस चीज़ का बाबर ने ख्याल रखा। वही मेरे 2-4 सवाल और हैं, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल ये उठा, बहुत बार मैं सोचता हूँ इससे पूछूं, और आपकी तो पढ़ाई लिखाई इसी में है। मुझे ये समझाइए थोड़ा सा कि नदी किनारे या नहर किनारे कोई भी इमारत बनाना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल। लेकिन जब मैं दिल्ली में देखता हूँ सल्तनत काल में, तो ये दिल्ली नहीं है वो मेहरौली के पास वाली दिल्ली है, तो वहाँ तो ठीक है बात। लेकिन जब मुग़ल बसाते हैं, अगर मैं आगरे की बात करूँ तो आगरा में भी ताजमहल वो जमुना किनारे बसाते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात कहूँ तो यहाँ लाल किला बिल्कुल जमुना लग कर बहती थी, आज तो जमुना बहुत दूर चली गई, वहाँ से हम सड़क बन गई है, हम बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, जमुना दूर है। वो भी है, हुमायूं का मकबरा भी अगर मैं गूगल मैप पर देखूँ तो ऐसा लगता है जमुना कभी बहुत करीबी बहती रही होगी। और फिर आगे तक जब बढ़ते हैं इमारतों को देखते हुए, तो ये लगता है कि जमुना किनारे बसाने की ही कोशिशें होती रही। देखिए दिल्ली ज़ाहिर है कि डिफेंस पर्पज़ से जब पहाड़ियों पे बसाया गया था, मंगोलों का बड़ा ख़तरा रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पीरियड में पहली बार कोशिश की कि वो नीचे उतर के आएँ सिरी की तरफ, दूसरी जगह, लेकिन फिर वो मंगोलों के हमले हुए तो वो बार बार दिल्ली नीचे उतरती थी और फिर ऊपर चढ़ जाती थी। यहाँ मतलब बहुत विजिबल पहाड़ी थी। जी। अल्टीमेटली इट वाज अंडर तुगलक्स, जो फिरोज शाह कोटला है ना, वो दरिया किनारे पहला है जो बनता वो भी है ना, वो भी पहला है वो जो बनता है। एक तो दरिया एक तरफ है वो, और दूसरी तरफ इनकी हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है, तो स्पिरिचुअल सेंटर। जब बाबर आते हैं तो वो भी इसी इलाके को, जो पुराना किले का इलाका है, उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरफ से निज़ामुद्दीन की दरगाह, एक तरफ दरिया, इसको वो प्रेफर करते हैं। तो अब जो पुराना किला हालांकि हुमायूं और शेरशाह से मशहूर है, लेकिन एक्चुअली बाबर के पीरियड में भी, बाबर कभी यहाँ दिल्ली में रहे नहीं, वो तो आगरा ज़्यादातर रहे। लेकिन उनके पीरियड लेकिन जो भी उनका था वो यही एरिया था। जब वो आगरा पहुँचे तो आगरे में भी उनको जो किला मिला, लोधी फोर्ट, वो भी दरिया के किनारे मिला। जहाँ जो किला बना हुआ है, जो आज अकबर का किला कहलाता है, वो एक्चुअली लोधी फोर्ट था। हालांकि उसकी दीवारें वगैरह जो हैं वो बाद में अकबर ने
जो आज हाँ, आपको लोधी वहीं तो नजर आ रहता रही था। है। जी जी। लोधी के घर वाले वहीं मौजूद थे उस हाँ वक्त जब हाँ बाबर पहुंचे। हाँ, हाँ तो हाँ ये याद रखिए कि सिर्फ मुगल नहीं, उससे पहले भी हाँ, ये प्रोसेस, और प्रॉब्लम ये थी किला कि बहुत पुराना उससे है। पहले उतरने में उनको जहमत ये थी कि डिफेंस पर्पस की वजह से, कि दरिया के पास आना चाहते थे लेकिन प्लेन एरिया था, तो वहाँ पे इनको डर लगता था कि हमले ज़्यादा होंगे, और मंगोलों के तो हुए, है ना। तो इसलिए, लेकिन मुगल पीरियड आते आते वो ख़तरे, वो इनफैक्ट मुगल कौन थे? मुगल इज़ अ मंगोल करप्शन ऑफ द टर्म मंगोल, मंगोल थे। है ना। हाँ हाँ, चगताई और तर्क, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बाबर अपने को कभी मंगोल नहीं कहलवाते थे। हाँ हाँ, वो तो बात सही है। वो 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 गाली देते थे वो मंगोलों को। उसको बाबर के लिए तो गाली थी, वो जंगली समझते थे वो, जंगली बेहुदा तैमूर लोग हैं। सोफिस्टिकेटेड था हाँ उनके हाँ, लिए, तो वो तुर्कों को ज्यादा, वो इसीलिए तिमुरिड अपने को, इसलिए वो कहते मैं हाँ तुर्क हूँ हाँ, भाई। तुर्क हूँ, और जहाँ तुर्क हों उनको परेशान मत करो, हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बेसिकली माँ की तरफ से तो वही थे, मंगोल है थे। ना। तो ये इनके पीरियड में कहीं जाके वो खतरा जो इन्वेजन का था वो खत्म हुआ। खत्म हो गया। फिर अकबर के ही दौर में एक काम ऐसा हुआ जो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ था, और वो था कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो साइंटिफिक फ्रंटियर कहलाता है, हिंदू कुश, जी, वो अकबर ने इस्टेब्लिश कर दिया था। हिंदू कुश के वो दर्रे जो काबुल, कंधार, वो बना कि अब जो भी इस, आप देखेंगे कि इसके बाद कभी कोई उधर से हमला नहीं हुआ अकबर के बाद। दूसरी चीज के एक अशोक थे जो इस हिंदू कुश के उस साइड पे गए थे, और दूसरे कोई हिंदुस्तानी अगर जाता है तो वो शाहजहां, जो हिंदू कुश को क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान की तरफ वो हमला करता हाँ, है, महाराजा बदख्शां, रणजीत सिंह भी काबुल और हाँ यहाँ तक की, हाँ है ना। हाँ, तो महाराणा रंजीत सिंह तो फिर इनके बाद आते हैं ना। जी, तो एक्चुअली ये दो हैं कि जिन्होंने वो किया। हाँ, अब ऊपर की जाहिर है, तरफ नहीं जाता कोई, हाँ, हाँ, तो जाहिर है कि उधर से एक बार जब डिफेंस हो गई तो अब इनको ये खतरा नहीं था कि दरिया के पास बनाएं या ना बनाएं, और इनके लिए अगर वो एटमॉस्फेयर भी बनाने के लिए काबुल वाली, इनको फ्लोइंग रिवर्स वगैरह जो चाहिए थी, उसके लिए भी ये एरिया सूट करता था। तो सारा डेवलपमेंट उस पीरियड में हुआ। तीसरी चीज़, एक हमारे एंशिएंट पीरियड में एक अंधविश्वास था कि दरिया के लेफ्ट बैंक पे कोई चीज़ ना बनाई जाए, अशुभ। किस तरफ से लेफ्ट? दरिया फ्लो जिस तरफ बह रहा है, उधर फेस करके आप खड़े करिए, तो जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, राइट में। इसीलिए आप देखेंगे आगरा में लेफ्ट साइड सिर्फ मुगलों का मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में ज़्यादातर डेवलपमेंट्स आपको राइट बैंक पे, लेफ्ट साइड में बाद में, क्योंकि एक अंधविश्वास जो डेवलप था, मुगलों में नहीं था, उन्होंने इधर भी बनाया उधर भी बनाया, लेकिन एहतियात वाजिब है। शाहजहानाबाद भी जो बसा वो लेफ्ट पे नहीं लाए, उधर ही ले गए, पूरा राइट में, है ना। तो लेकिन ये कि दरिया का उन्होंने फ्लोइंग रिवर्स का इस्तेमाल बखूबी इन्होंने, मुगलों ने किया, जो पहले कोशिश हुई लेकिन कर नहीं पाए। इनफैक्ट ये चीज़ उज़्बेकिस्तान जहाँ से वो चले आए वहाँ भी देखने को मिलती है कि वहाँ बहुत नदियाँ हैं। फरगना तो पूरी वैली है, मावराऊ नहर तो पूरा, हाँ बिल्कुल। तो उन्हें वो टैकल करना तो शुरू से आता था, बस वो माहौल देख रहे थे कि हो जाए तो वैसा ही बना है, तो उनके जहन में तो वही रहा भाई, अपने दादा दादी का घर। जाहिर है। 2-3 सवाल हैं कुछ लोगों ने भेजे थे, तो मैं सोचा पूछ लूँ। निधि का सवाल है कि मैं भी करना चाहता था सवाल कि शाहजहाँ की तो बहुत बीवियाँ थीं, मुमताज महल के साथ ही इतनी मोहब्बत कैसे? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कैसे आप लोग कह देते हैं, हिस्टोरियंस कैसे नतीजे पहुंचते हैं कि उसकी मोहब्बत में ताजमहल बना, ऐसे भी बनाया जा ये तो सकता है ना? शायरों का तखय्युल है, ये ख्याल है कि एक शाहजहां ने, बादशाह ने दौलत का सहारा लेकर क्या क्या है वो सब, ये सब तो खैर मतलब इमेजिनेशन है हमारा आपका। वो इतना रोए, ये ना शकील बदायूनी का शेर, एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल पूरी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। नहीं, या ये कि साहब वो इतना रोए कि वो आंखें उनकी सफ़ेद हो गई, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, ये सब तो शायराना अंदाज में लिटरेचर में अच्छा लगता है।
लेकिन बात यह है कि जितना भी रोए हों, हुकूमत पे तो कोई कमी नहीं की। हाँ। ना रेवेन्यू घटे, ना उनकी कैंपेन्स घटी। तो ये सब तो हमारा आपके बड़े सॉफ्ट जो हम नहीं कर सकते हैं तो उसका शायरों ने उसको श्रेय बेचारे को दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। और जहाँ तक शादियों की बात है, देखिए एक चीज़ याद रखिए, इन बादशाहों की जो शादियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल होती हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिकल अलायंसेस होते हैं। कुछ पसंद की होती हैं, हाँ। ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक होती हैं। तो इतना तो माना जा सकता है कि मुमताज़ महल की इनसे शादी इनकी पसंद की मानी जा सकती है। बाकी जो शादियां हैं कुछ स्ट्रेटेजिक मानी जा सकती हैं। एक बड़ा विडम्बना है भाई हम लोगों के लिए कि ये मुमताज़ महल तो कितने साल जिंदा रहीं अकबर के वो शाहजहां के दौर में, पहले ही ख़त्म हो गई वो। एक दूसरी उनकी वाइफ थी जो काफ़ी दिन तक क्वीन रहीं, उनका मकबरा भी मुमताज़ाबाद में मौजूद है। ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। एक छोटा सा नॉन डिस्क्रिप्ट सा जो वाकई क्वीन थी, मैं उनका नहीं है। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो अंदाजे पर पहुंच गए लोग। इस अंदाजे पर लोग कहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस अंदाज में वो बना रहे हैं, it is also quite possible that he might have thought that this place would also be his own graveyard. तो अब बहरहाल वो तो शायर जाने या शाहजहां जाने के कितनी मोहब्बत थी उनको, कितनी नहीं हो थी। सकता है ही सोचा हो कि भाई मैं अपने लिए बनवा रहा हूँ, तो और अपनी सबसे पसंदीदा बीवी को जो है दफना दिया पहले ही। वो ठीक है, वो मोहब्बत तो रही होगी जो बुरहानपुर से लेके यहाँ तक ले आए। वो भी है। तो बहरहाल ये तो था ही। और बेसिकली ताजमहल में मोहब्बत का तो मुझे नहीं मालूम, शान और शौकत ज़रूर है। तो जो मुजाहरा है मोहब्बत के साथ साथ अपनी माइट एंड पावर का भी है, बिल्कुल, जो एक एम्परर का रहता है। और सारी आलोचनाओं के बावजूद ये कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ कि कितना एकदम विरोधाभास दिखता है तुरंत बाद आए औरंगजेब में। सब कुछ है, क्रुएल्टी हो सकती है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन उसका जोर ज़्यादातर इस बात पर है कि मैं कैसे ज़्यादा सादा दिखूं, ठीक अपने बाप के उलट। नहीं, ये भी हमारा आपका ख्याल है। उसने भी किया। देखिए ऐसा है कि जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है वो 1947 के बाद पाकिस्तान में शुरू हो गया था, है ना। मज़हब का सहारा लेना और वो करना, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि औरंगज़ेब को एक ऐसा अंदाज में पेश किया जाए कि जो एक सूफी संत औरंगज़ेब जिंदा पीर टोपियां बुनकर अपना खर्चा चलाता है, वो ये करके चलाता है। लेकिन मैं ये नहीं, मैं ये उसका महीना नहीं कर रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि क्या अपने पिता के विपरीत छवि बनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है ना कि उस वक्त की रियायत समझती हो कि शाहजहां फिजूल खर्ची कर रहा है। उन्होंने नहीं, फिजूल खर्ची तो कभी नहीं सोची गई, न थी। जैसे मैंने कहा कि जो पूरा उन्होंने पैसा लगाया, दैट वाज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट ही वाज गेटिंग, दैट वाज नॉट देयर। द थिंग वाज के ये अगर आप इनका पूरा औरंगजेब का दौर देखें, पहले 10 साल इस विडंबना में जी रहे हैं कि बाप जिंदा है, 2 बादशाह हैं। हाँ, एक कैद में है, एक थ्रोन पे है, एक थ्रोन पर आगरे कब कौन किसका साथ दे जाए। तो क्या करें, वॉर्स विगरस, असम कैंपेन करो, फला कैंपेन करो, ताकि नोबल्स को, दूसरों को अंदाज हो कि मैं हूं विगरस। कहाँ टाइम है इनके पास सॉफ्ट आर्ट्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो भी बेचारे ने किया, आप किस्मत खराब थी, हर एक में फेलियर हुआ। अच्छा, अल्टीमेटली राठौर रिबेलियन के बाद इनके अपने बेटे रिबेल हो गए, अकबर जिसका नाम था। और वो शहजादा अकबर जो थे वो सिर्फ रिबेल ही नहीं हुए, बल्कि जाके संभाजी के साथ उन्होंने शेल्टर ले ली। तो अब बेचारे को, औरंगजेब को अब कोई और चारा ही नहीं था, क्योंकि अगर वो अपने दूसरे बेटे को भेजे तो शक था कि वो दूसरा बेटा वो ना करे जो मैंने बेटा हो के अपने बाप के साथ किया था। तो अकबर ने भी मेरे साथ किया है। उसके पास टाइम भी नहीं था, तो he had no option, वो प्रिविलेज भी नहीं थे, no option but to himself go there, to himself go there। और जब एक बार वो दक्कन में पहुंच गए तो उसके बाद फिर वो उस जंजाल से निकल ही ना पाए। जो जादूनाथ सरकार ने जो कहा है कि
जो डेक्कन वाज एक्चुअली अ स्पेनिश अल्सर, सही में। ही इज नॉट रॉन्ग इन दैट। हाँ। एक बार जो वो दक्कन में घुसे हैं तो फिर मर के दफन हो गए, वहीं वापस नहीं आ पाए। तो आपसे एक सवाल ये है कि अगर अकबर भी इस माहौल में होते या शाहजहां को इस माहौल में आप रख दें तो कितना कंस्ट्रक्टिव वर्क होता। और उसके बाद कोई बनाने लायक स्थिति में नहीं था। उसके बाद तो सब तबाही हो गया था। याद रखिए कि संभाजी को हराने के बाद अब पिनेकल थी, और जब आप किसी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाते हैं तो अब एक ही रास्ता बचता है, नीचे उतरने का। इसके अलावा कोई रास्ता वहां नहीं से है। शुरू हो गया। तो मुगलों का संभाजी के हराने के बाद दे वर एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, उसके बाद उनकी डिक्लाइन ही डिक्लाइन होनी थी। थर्डली ये याद रखिए कि जब आप साइंस को छोड़ देंगे, जैसे आजकल हम छोड़े हुए हैं और भ्रम पे बात कर रहे हैं, तो डिक्लाइन तो आनी। ये भूल गए थे कि बाबर की विक्ट्री किस लिए हुई है, बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक प्रोवेस विच ही हैड, जो एक नए टाइप की टेक्नोलॉजी उनके पास थी। और औरंगजेब के बाद आते आते अब यूरोपियंस के पास एक ताकत है, साइंस है, और आप अभी भी उस पर लगे हुए हैं मजमउल बहरैन के हिंदू अच्छे हैं कि मुसलमान अच्छे हैं कि दोनों एक बराबर हैं। तो जाहिर है डिक्लाइन तो उस पीरियड में, अब एक दौर बदल रहा है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, तो वो तो आना ही है। तीसरी चीज़, यही वो दौर है, चाहे वो सफ़ाविद ईरान हो, चाहे मुग़ल हिंदुस्तान हो, चाहे ऑटोमन एम्पायर हो। ऑटोमन हालांकि काफ़ी दिन तक चले, डिक्लाइन तो सबका एक साथ। और रीज़न वही था कि जो साइंस था वो यूरोप के पास था, इनके पास वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। तो जाहिर है कि विद द डिक्लाइन ऑफ न्यू नॉलेज हर चीज़ को डिक्लाइन करना था। और जब आपके रेवेन्यूज़ डिक्लाइन करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि इतनी दौलत, क्या आज पॉसिबल है कि आप एक ताजमहल जैसी बिल्डिंग बना लें? उस पीरियड में जो आपकी पूरे आमदनी का फ्रैक्शन खर्च हुआ था, है ना, आज जो जिस स्टेज पे आपकी इकोनॉमी है, इज इट पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ क्रिएटिंग समथिंग? सो यू सी द रीजन इज दैट इनकी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही थी अल्टीमेटली। औरंगज़ेब के उन जंगों के बाद जो उन्होंने चारों तरफ शुरू कर रखी थी, फसादात जो थे, तो ऐसे कंडीशन में अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, चाहे वो फाइन आर्ट्स हों, मिनिएचर्स, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर। हाँ, ये आपको मैं याद दिलाता चलूँगा कि मुग़ल मस्जिदों में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग औरंगज़ेब की बनवाई हुई है। लाहौर की जो जामा मस्जिद है, अच्छा, वो आपके दिल्ली के जामा मस्जिद से निहायत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मोर डेवलप्ड देन व्हाट इट इज़। हमारी वाली तो ऐसा नहीं है कि इनके पीरियड में इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके ज़राए भी कम थे, टाइम भी कम था। सही है। अविनाश पूछ रहे हैं कि वो जो कारीगरों के हाथ कटवाने वाली कहानी है, कुछ भी सत्य है? थोड़ा बहुत पूरा? देखिए, अगर गर्दनें ये आर्किटेक्ट्स ही काटते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर ये रोकना था कि ताज जैसी बिल्डिंग न बने, तो आर्किटेक्ट्स को मारना चाहिए था। कारीगर तो बेचारा बस वो करता है कि जो उसको दिया जाता है काम। और आज भी आप, चाहे वो सीकरी हो, चाहे वो खुद मुमताज़ाबाद का एरिया हो, आप चले जाइए, अभी भी वो बस्तियां बसी हुई हैं जहाँ पे इन कारीगरों की बस्तियां हैं, और वो हुनर आज भी चला आ रहा है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से मनगढ़ंत एक अफवाह के तौर पे फैली, जिसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, उनके वंशज आज भी हैं, आज और भी ताजमहल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो आज भी वहीं से ही होता है। जैसे मैं शुरुआत में मैंने कहा था कि हर चीज़ के दस्तावेज देखने चाहिए। तो एक्चुअली इन कारीगरों का जो सैलरी थी, पेमेंट था, वो बदस्तूर कायम रहा। सिर्फ ताज तो नहीं बना, इस पीरियड में जाने कितनी बिल्डिंग्स बनाई गई, बाद में बनाई गई, लेकिन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए पैसा, सिर्फ आपकी कारीगरी नहीं चाहिए होती है। कारीगरी के साथ वो आपको लेवल भी चाहिए होता है कि कोई आपको स्पॉन्सर कर सके। वो स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गई थी। मेरा आखिरी सवाल है सर,
ताजमहल की कई सारी फोटोग्राफ्स या पेंटिंग मौजूद हैं, और जितनी पुरानी संभव हो देखनी उसकी हम कोशिश इंटरनेट पर तो करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपने रिसर्च के दौरान ये पाया कि कभी ताजमहल ऐसी हालत में भी पहुंचा था कि इसे फिर से संरक्षित करना पड़ा हो? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हुमायूं के मकबरे की बात करूं तो हाँ, उसके साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब पूरे झाड़ झंकाड़ हटा के लोग पार्टीशन के दौरान वहाँ रहे भी हैं, दफन भी किए गए हैं। क्या ताजमहल की भी दुर्गति कभी हुई थी? देखिए, ताजमहल की तो कभी दुर्गति नहीं हुई, और ये भी एक फैक्ट है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई हम्म। कॉलोनियल पीरियड में, तो ताजमहल वाज वन ऑफ द फर्स्ट हम्म। जिसको संरक्षण में लिया गया। अंग्रेजों ने लिया। अंग्रेज़ों ने लिया, और जो पहले ग्रांट्स वगैरह जो इस्तेमाल हुए वो, हाँ, ये भी हमें मिलता है कि एक अंग्रेज़ ऑफिसर ऐसे थे कि जिन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि ताजमहल के को पत्थर अलग अलग करके वो यूरोप ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। लेकिन ये कि उसके प्रमाण मिलते ज़रूर हैं कि उन्होंने ये सोचा था, ख्वाहिश की थी, लेकिन वो प्रमाण ज़्यादा हैं कि जिसमें उन्हीं अंग्रेज़ों ने इसको प्रोटेक्शन दिया और इसको अपकीप मेंटेन की। हुमायूं के मकबरे के साथ कुछ दूसरी वारदातें हुई। हुमायूं का मकबरा, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हुमायूं का नहीं था, बल्कि वो मुग़लों का कब्रिस्तान एक तरीके से था। और जब 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह ज़फ़र एस्केप किए किले से, तो पनाह उन्होंने जाके उस मकबरे में ली थी। तो अब आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर वो शय जो 1857 में इन्वॉल्व थी उसको अंग्रेज़ ने फिर उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटाई। आज आप जब जाते हैं तो जामा मस्जिद और किले के बीच में सिवाय सड़कों के और कुछ नहीं मिलता। पहली फ़ोटो देखेंगे इससे पहले तो मैदान, 1857 से पहले देखेंगे तो एक कंजस्टेड आबादी। आधा शहर शाहजहानाबाद का जो उस पूरे इलाके में था उसको मुनहदिम कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। यही हालत हुमायूं के मकबरे की तरफ हुई। जो एक आध जो अंग्रेज़ों के पीरियड में पेंटिंग्स बनी जो दर्शाती हैं इसको, जो आज कौन सुंदर नर्सरी का इलाका खंडहर में तब्दील हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। ये आगा खां और इन सब के उसने किया आगा है। खां ट्रस्ट ने उसे ठीक किया है। मेरे उस पे काफ़ी कुछ चीज़ों में मेरे इख्तलाफात हैं उनसे, कुछ चीज़ों में मैं ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा कर दिया, उन्होंने रिजर्वेशन कम है। नहीं, ब्यूटिफिकेशन तो उन्होंने किया जैसे सुंदर नर्सरी में किया था, बिल्कुल कर दीजिए। जो हुमायूं के मकबरे को उन्होंने रीन्यू कर दिया, उससे मुझे शुरू से शिकायत रही हो, आज भी है। उसका तो एक बार ऊपर से वो भी गिर गया था। वो भी गिर गया था। वो बाद में लगाया गया टूम ऊपर। वो म्यूज़ियम में रखा हुआ है, तो म्यूज़ियम तो उनका आगा खां का बनाया हुआ बहुत अच्छा है, लेकिन जो ओरिजिनल प्लास्टर डिज़ाइन जो हुमायूं के मकबरे का था, आज वो तो नहीं है। आज तो वो है कि जो बनाया गया अभी हमारे आँखों के सामने, जो डिज़ाइन देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, ज़ाहिर है मुकम्मल है। सर जॉन मार्शल जो ASI के थे, उन्होंने एक अपना मैनुअल लिखा था 1905 के करीब, जिसमें ये कहा था कि संरक्षण का मतलब ये होता है कि आप फर्दर डिके से रोकें, ब्यूटिफाई करना आपका मकसद। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत खूबसूरत कर दिया है उसे, जाके दिल खुश हो जाता है, लेकिन दिल खुश इस बात पे होता है कि बड़ी नई सी बिल्डिंग है, पुरानी चीज़ें तो गायब हो गई। हिस्ट्री पसंद करने वालों के लिए तो भाई एक जो एक उस पीरियड का जो एक स्पेसिमेंट्स थे वो गायब हो गए। हाँ, ये भी है कि उनका जो क्लेम था रतीश टंडा का, उससे मैं एग्री करता हूँ कि ASI ने भी कोई ख़ास अच्छा काम नहीं कर रखा था। ASI ने भी उससे पहले जहाँ जहाँ प्लास्टर ख़राब हुआ था वहाँ सीमेंट का इस्तेमाल किया था। तो अगर हम ASI की मजम्मत कर रहे हैं तो वहीं इनको भी कहेंगे कि दोनों ने मिलके
हुमायूं के पर ये मकबरे के मुश्किल साथ। काम तो होता होगा ना सर, बहुत मुश्किल काम कि है। अब जैसे ताजमहल पे ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जब ताजमहल है वहाँ कुछ थोड़ा बहुत दाएं बाएं होता होगा, तो वैसा ही पत्थर लाकर वैसे ही मसाले के साथ उस जगह उसी ऐसी इंग्रेविंग के साथ लगाना। देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत दिन से आगरा फोर्ट गया नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों के पीरियड का एक रिनोवेशन का वो था, क्या कहते हैं उसे, रिनोवेशन नहीं मतलब प्रिजर्वेशन। हाँ हाँ, जो जहांगीरी महल में एक कमरे में एक जो रूफ के ऊपर जो डिज़ाइंस बने हुए थे, जाहिर है कि वो विद टाइम ख़त्म हो गए, ट्रेसिंग बची। हाँ फेड हुआ। तो मार्शल वगैरह ने एक कोने में एक पैच उसको रिन्यू कर दिया, ताकि हम आप अगर जाएं तो उसको देख के अंदाज लगे कि ऐसा पूरा रहा होगा, लेकिन ट्रेसेस ओरिजिनल छोड़ दिए जो आज भी हैं। तो मेरी कहना सिर्फ इतना है कि मसलन हुमायूं के मकबरे के एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि बहुत से वो भी एक कॉम्प्लेक्स है ना, एक स्ट्रक्चर में एक वॉल पेंटिंग हुआ करती थी, जो एक जिसमें एक साहब दिखाए गए थे, उनके चारों तरफ हेलो बना हुआ था, जो अकबर के पीरियड का था, जो एबाकॉश ने अपने आर्टिकल में उसको शामिल भी है, ब्लैक एंड वाइट उसकी फ़ोटो भी छापी। आगा खां मेमोरियल ट्रस्ट के उसको साफ़ करने के बाद उन्होंने ओरिजिनल प्लास्टर रिमूव किया, वो भी गायब हो गया। कम से कम अगर धुंधला उसका एक आँख भी बच गई होती तो ये कहने को होता कि हाँ देखिए ऐसा था। आज अगर एबाकॉश की वो फ़ोटो ना हो तो हमें मालूम ही नहीं कि यहाँ कैसा क्या था, क्या था कि क्या नहीं था। तो मुझे बहुत खूबसूरत उन्होंने किया, अच्छा काम किया। तो ये मुश्किल है या हम ही खराब ढंग से करते हैं? देखिए ये हमारे आपकी गलती है, हम लोग उसको ब्यूटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ अगली भी है लेकिन ओरिजिनल हमें पसंद हो तो रखनी चाहिए, वो उसको वैसे ही रखना चाहिए। विदेश में रखते हैं अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये कि भाई हुमायूं के पीरियड में बना था, अंग्रेज़ों के पीरियड में भी वो बना, दूसरी पीरियड में भी बना, किस चीज़ को आप ओरिजिनल मानिएगा? जो मुग़ल गार्डन चारों तरफ बनाया हुआ है आज बड़ा खूबसूरत लगता है, चाहे वो ताजमहल में हो, चाहे वो हुमायूं के मकबरे में हो, ये तो अंग्रेज़ों का गार्डन है। वही तो बात है। मुग़लों के पीरियड में तो ऐसा गार्डन होता ही नहीं था। यहाँ तक के जो नहीं था ओरिजिनल, उसका जिक्र तो पढ़ते हैं। ओरिजिनल जो फोटोग्राफ्स आप ताजमहल की देखेंगे उसमें से झलकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पेड़ होते थे सायेदार या फलदार या खुशबूदार। हाँ वही। तो आज तो आपने जो इंग्लिस्तान के गार्डन हुई ऐसे बगीचे हैं, आज तो बगीचे वो तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुगलों का ओरिजिनल नहीं है। यही बस मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि मैं जब वो पुरानी तस्वीरें देखता हूँ उसमें कुछ बेतरतीब तो चीजें दिखती हैं, पर वो लगता है कि ये ओरिजिनल के ज्यादा करीब है। जी। अभी बहुत साफ सुथरा निखरा हुआ है, पर ये लगता है कि वो तो नहीं है जैसा 300 साल पहले रहा होगा। वो मुश्किल भी होगा। भाई रतीश चंदा जी अच्छे आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा भी कि आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई मैं ज़रा सा मंद बुद्धि का आदमी हूँ, मुझे उनकी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आई कि खूबसूरत उन्होंने किया, सलाम उनको, लेकिन जो हुमायूं का मकबरा जो है आज हुमायूं का नहीं बचा, किसी और का बन गया है वो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने दूर से। और हम लोगों ने बहरहाल आई टेक क्रेडिट कि ताजमहल पे भी वो करना चाह रहे थे, हाँ, और उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन प्रोफेसर शीरिन मूसवी, मैं और 2-3 लोग ने मिल के ये गवर्नमेंट से इल्तिजा की थी कि कम से कम इन सब चीज़ों को और बिल्डिंग्स को हैंड ओवर ना की। मतलब क्या करना चाहते किसी वो वही जैसे हुमायूं के मकबरे के साथ उसको रिन्यू करना चाह रहे थे। ताजमहल में और क्या कर सकते हैं? कोई और रंग तो जो भी था वो था, तो बल्कि वो खफा भी इस बात पे काफ़ी रहे, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दी सेम गवर्नमेंट जिसके मैं खिलाफ हूँ कि उसने हम लोगों की फरियाद सुनी और ताजमहल को कम से कम उस चीज़ से बचा लिया था जो बचाना भी चाहिए सर। ताजमहल सिर्फ हिंदुस्तान अच्छा लगे के बुरा लोगों लगे के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों के लिए पहचान है। वो ताज जो है ओरिजिनल उसको वैसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मैं ये ज़रूर अल्टीमेटली अपील करूँगा अगर आपके दर्शकों से और दर्शकों के ज़रिए ASI से, कि जो उसके ओरिजिनल पत्थर जो टपक रहे हैं
कई जगह से। अगर ताजमहल को कम से कम उन टूटे हुए पत्थरों को अगर वो संवार लें तो बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि ये ऐसी धरोहर है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया या कुछ हार्म पहुंच गया तो दोबारा हमें ऐसी नहीं मिलेगी। दोबारा तो उसका संरक्षण थोड़ा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया अपनी जो भी मेरे पास था उसको बोलने का। अब आप चाहें एग्री करें ना करें, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि आर्किटेक्चर को मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। बस इसी पे मैं आपसे ख़त्म करूँगा। थैंक यू। प्रोफेसर रज़ावी जैसा कह रहे थे, आप एग्री करें ना करें, मेरा भी ये कहना, आप सहमत हों या ना हो, जो भी हैं सहमत हैं अगर तो भी और सहमत नहीं है तो भी, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और मुझे मालूम है कि बहुत लंबा पॉडकास्ट है पर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं। और अगर ये 2 पार्ट में बाद में एडिट हुआ जो हम बाद में सोचेंगे तो भी आपने अगर दोनों देखे तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पर बात होनी चाहिए, रज़ावी साहब को फिर से बुलाना चाहिए, कष्ट देना चाहिए, तो भी बताइएगा, फिर कष्ट देंगे। मुझे उम्मीद है सर कष्ट ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।